आगे हम बात करेंगे मार्क्सवादी आलोचना के ऊपर, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मार्क्सवादी आलोचना की बात करेंगे तो उसके पहले हमें कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि लखनऊ में हुई थी। और इस संघ की स्थापना के समय प्रेमचंद ने वहां पर अध्यक्षीय भाषण दिया हुआ था, ठीक है। और उनका जो टॉपिक था, साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और इस पर एक पुस्तक भी आई है, आप लोग समय निकालकर जरूर इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो मार्क्सवादी आलोचना की शुरुआत तब से मानी जाती है जब लखनऊ में प्रलेस की स्थापना हुई, तब से इसका प्रारंभ माना जाता है। सन 1936 में ही शिवदान सिंह चौहान ने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से एक लेख लिखा, जो सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। मार्क्सवादी आलोचना के उद्भव और विकास को आप देख रहे हैं कि पहले तो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। उसी वक्त शिवदान सिंह चौहान नाम के एक आलोचक ने एक निबंध लिखा कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है, जो कि सन 1937 में प्रकाशित होता है, और एक पत्रिका का नाम दिया गया है विशाल भारत। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिवदान सिंह चौहान का जो संबंध है किस तरीके की आलोचना से है। तो वो मार्क्सवादी आलोचक थे, ये हंस का प्रकाशन भी किए हुए थे। और हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा था, तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। और किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ, तो विशाल भारत नाम से पत्रिका निकलती थी। और विशाल भारत नाम की जो पत्रिका, इसके संपादक कौन रहे हैं, जैसे कि बनारसी दास चतुर्वेदी को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी संपादन किया। और ये पत्र कहाँ से निकलता था, ये सब सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे, या फिर आपके दिमाग में आनी चाहिए। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि यदि यह कहा जाए कि इस लेख से ही मार्क्सवादी आलोचना की पहल की गई तो अनुचित न होगा। यानी कि ये खुद स्वीकार करते हैं कि शिवदान सिंह चौहान ने इस लेख के माध्यम से पहली बार लोगों का ध्यान, जो पारंपरिक ढंग से हिंदी आलोचना चल रही थी, जिसमें कि शुक्ल जी के बाद एक लंबी पीढ़ी चली थी, वहां से दूसरी तरफ आलोचना को मोड़ा गया। तो यहां से जो आलोचना शुरू होती है उसका नाम है मार्क्सवादी आलोचना। लिखते हैं कि चौहान के इस लेख का विरोध भी हुआ, क्योंकि इतना ये बहुत ही आसान नहीं रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति लीक से हटकर कोई बात कहे तो उसको स्वीकार किया जाए, इसलिए विरोध हुआ। चौहान के इस लेख का विरोध भी हुआ। उसमें भौतिकवाद का जोश अधिक था, लेकिन यह जोश उस समय के सभी लेखकों, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, अमृत राय आदि में भी कम नहीं था। यानी कि शिवदान सिंह चौहान ने तो जरूर शुरुआत की, लेकिन सपोर्ट करने वालों में रामविलास शर्मा, रांगे राघव और अमृत राय जैसे आलोचकों ने या फिर लेखकों ने सहयोग किया। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नहीं है। तो देखिए, कई बार तो हम लोग जान जाते हैं कि रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है, लेकिन रांगे राघव का नाम आप बहुत कम आलोचक के तौर पर देखते होंगे। जैसे इनकी एक खास रचना है गदल, ये सब तो हम लोग जानते हैं। अमृत राय इतना जानते हैं कि ये प्रेमचंद के पुत्र हैं, लेकिन किस टाइप के आलोचक रहे हैं, ये मार्क्सवादी आलोचक। तो इनको आप आगे की परीक्षाओं के लिए जरूर ध्यान में रखिए। आगे क्या घटना घटती है कि हंस का संपादकत्व ग्रहण करने के पश्चात चौहान ने प्रगतिवाद का जमकर समर्थन करना शुरू कर दिया। अब तक आप देख रहे थे हिंदी आलोचना में छायावाद के संदर्भ में आलोचक अपनी बातों को लिख रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद का जमकर समर्थन करना शुरू कर दिया। सन 1946 में उनका दूसरा लेख साहित्य की परख छपा। इस लेख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी। इस लेख ने तीखे विवाद को जन्म दिया था। तो आप देख रहे हैं कि जो मार्क्सवादी आलोचना हिंदी में लिखी जानी शुरू हुई, वो एक तरीके से विवादों के घेरे से लिखी जानी शुरू हुई। कहीं इसका समर्थन किया जा रहा था तो कहीं बहुत
तीखा विरोध भी किया जा रहा था। आगे बात करते हैं कि कहना ना होगा कि कुत्सित समाजशास्त्र से मार्क्सवादी आलोचना अभी भी पूर्ण मुक्त नहीं हो सकी। चौहान जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, लेकिन उनमें आलोचकीय दृष्टि का अभाव है। हालांकि शिवदान सिंह चौहान की आलोचना दृष्टि पर अलग अलग शोध कार्य हुए हैं, पीएचडी लोगों ने की हैं, लेकिन बच्चन सिंह का यह मानना है कि जो एक आलोचक का गुण होना चाहिए या फिर दृष्टि होनी चाहिए, और उस पर नहीं खरे उतरते। प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव आदि का लेखन अत्यंत समान स्तर का रहा है। हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी अंतर्दृष्टि के प्रवेश का श्रेय रामविलास शर्मा को ही जाता है। तमाम लोगों ने मार्क्सवादी आलोचना लिखी, आलोचक बने, लेकिन रामविलास शर्मा ने जो नाम कमाया या फिर मार्क्सवादी आलोचना में विकास किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन क्योंकि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना, रांगे राघव एक नया नाम यहाँ पर आ गया, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ये ऐसे छिटपुट नाम है जो कि परीक्षाओं के विकल्पों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आ जाएगा कि प्रकाश चंद्र गुप्त का संबंध हिंदी की किस आलोचना पद्धति से है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन सही मायने में जब हम मार्क्सवादी आलोचना की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, रामविलास शर्मा का। और रामविलास शर्मा जिनको कि अज्ञेय तार सप्तक में भी रखे हुए हैं, लेकिन आगे चलकर क्या स्थिति होती है जब हम तार सप्तक पर कभी बात करेंगे, ऑलरेडी हमने बात की है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए। अब हम बात करेंगे रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि के ऊपर। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षा के शिखरस्थ आलोचक हैं। उनके आलोचनात्मक विकास को दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है, सन 1955 के पहले का चरण और 1955 के बाद का चरण। यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन 1955 को ध्यान में रखते हुए किया है। उसके पहले किस तरीके के रामविलास शर्मा थे और बाद में उनका क्या रुख रहा हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, मैं आगे और विस्तार से चर्चा करूं। आप देखेंगे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और सीयूईटी की परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल रामविलास शर्मा के बारे में इस पुस्तक से उठा लिए गए, सीधे सीधे, एकदम वाक्य भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख रहे हैं आप कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह है उन्होंने 1955 को केंद्र में रखते हुए रामविलास शर्मा का मूल्यांकन किया है। और लिखते हैं कि स्मरण रखना चाहिए कि सन 1955 में उनकी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना प्रकाशित हुई थी। यहीं से उनकी आलोचना का नया अध्याय शुरू होता है। उनकी आलोचना पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर, संयमित और साहित्यिक हो उठती है। इसे शुक्ल जी का प्रभाव ही समझना चाहिए और इतिहास का तकाजा भी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक पुस्तक परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। इसका प्रकाशन कब हुआ? सन 1955 में यह पुस्तक आई हुई थी। और बच्चन सिंह इस पुस्तक को एक टर्निंग पॉइंट्स के रूप में देखते हैं रामविलास शर्मा के दृष्टिकोण में, और लिखते हैं कि या तो ये माना जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव था या फिर उस समय का जो इतिहास था। अब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। ठीक है, अभी तक जो हिंदी आलोचना की बात की जा रही थी वो गुलाम भारत, तो उस समय देश की जो स्थिति थी और रचनाएं जो लिखी जा रही थी उनको भी ध्यान में रखते हुए आलोचक उसका मूल्यांकन कर रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा पर जब हम बात कर रहे हैं तो देश आजाद हो चुका है, तो यहाँ पर उसी तरफ संकेत कर रहे हैं बच्चन सिंह भी। लिखते हैं, इसके पूर्व के आलोचक नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन मुद्दों पर शुक्ल जी का विरोध किया है वे सही हैं, किंतु शुक्ल जी की गहरी साहित्यिक सामाजिक समीक्षा दृष्टि की ओर उनका ध्यान नहीं गया। आगे लिखते हैं कि शर्मा जी ने सबसे पहले शुक्ल जी की समीक्षात्मक प्रणाली और सामाजिक दृष्टि के महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी पुस्तक के दूसरे संस्करण में विश्व प्रपंच के आधार पर यह भी बताया कि शुक्ल जी सुसंगत ढंग से भौतिकवादी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचक का ही मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने
एक आलोचक के रूप में किया। और उनकी जो पुस्तक है विश्व प्रपंच, मैंने बताया हुआ था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका अनुवाद किया, क्योंकि आप लोग लगातार इस सीरीज से जुड़े होंगे और मुझसे जुड़े होंगे तो याद आ गया होगा विश्व प्रपंच किसके रचना का अनुवाद किया है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो उसका भी मूल्यांकन यहाँ पर रामविलास शर्मा करते हैं। लिखते हैं कि बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे भाववादी हैं किंतु वस्तुनिष्ठ भाववादी हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण शुक्ल जी अध्यात्म, रहस्य, कलावाद आदि का खंडन करते हैं। शुक्ल जी की आलोचना में हमने बता दिया था कि कलावाद का वो खंडन करते थे। तो अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो अगर वक्त हो आपके पास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की पुस्तक को जरूर पढ़िए, क्योंकि रामविलास शर्मा की एक खास विशेषता ये है कि इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अब मैंने इन किताबों को रखा हुआ है, कभी विस्तार से मैं बात करूंगा, ठीक है। आगे लिखते हैं कि वे साहित्य को सामंतवाद, साम्राज्यवाद, रीतिवाद से मुक्त करना चाहते थे, पर शुक्ल जी की वकालत करने के कारण उन्होंने द्विवेदी जी को प्रतिवादी मान लिया। यानी आप देख रहे हैं कि हिंदी आलोचना में एक तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन करेगा तो अपने आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा या फिर विपक्षी हो जाएगा। तो शुक्ल जी के समर्थन में वे द्विवेदी जी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं, जो न तथ्य परख है और न रामविलास जी जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप है। तो ये तो बात कर रहे हैं बच्चन सिंह। जैसा कि मैंने आप सभी से कई बार कहा कि हम भले ही हिंदी आलोचना और प्रमुख आलोचकों को पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह के हवाले, तो बच्चन सिंह उन आलोचकों की विशेषताओं को भी बता रहे हैं और साथ में अपनी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने रामविलास शर्मा के ऊपर टिप्पणी कर दी कि भले वो शुक्ल जी के समर्थन में एक वकील की तरह भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये उनके स्वभाव के अनुसार ठीक नहीं लगता है। बच्चन सिंह का ये मानना है। आगे लिखते हैं कि पूर्ववर्ती आलोचनाओं में युवा आक्रोश, साहस और अखड़ता है, तो परवर्ती आलोचना में संयम, संतुलन और विवेक का पैनापन है। अखड़ता, उभयनिष्ठ, मतलब अक्खड़पन तो इनकी आलोचना में है। रामविलास शर्मा के बहुत ही प्रशंसक हमारे प्रोफेसर है वीर भारत तलवार, बार बार वो हम लोगों को एमए के दिनों में ही रामविलास शर्मा की कई किताबों का उन्होंने अध्ययन करवा दिया था, जिसमें भाषा और समाज नाम की एक पुस्तक है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद और उनका युग, जिसमें कि रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर एक तरीके से समग्रता से मूल्यांकन किया है उनका, और न सिर्फ मूल्यांकन किया है बल्कि प्रेमाश्रम और गोदान का तुलना भी किया है। तो वो किताब काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक दो बार आप सभी को बताया भी था। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा का मूल्यांकन करते हुए जो बच्चन सिंह है वो कह रहे हैं कि देखा जाए तो शुरुआती जो आलोचना का दौर था शर्मा जी का, उसमें वो युवा थे और युवाओं में ज्यादातर क्या होता है, आक्रोश होता है, ठीक है, वो कुछ आक्रामकता लिए रहते हैं। लेकिन बाद में संयम और संतुलन आता गया। सन 1955 के पहले उनकी 4 मुख्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। प्रेमचंद 1941 में, भारतेंदु युग 1942 में, प्रेमचंद और उनका युग जिस पुस्तक की चर्चा मैं कर रहा था 1953 इसमें दिया गया है, कई जगहों पर 1952 भी दिया गया है, ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में। ये 4 किताबें 1955 के पहले प्रकाशित हो चुकी थी। तो बिंदु में कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। उसके पहले जो ये 4-5 किताबें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर 2 ही लोग हैं, या तो प्रेमचंद हैं या तो भारतेंदु हैं। ये देखिए आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि हिंदी के 2 महत्वपूर्ण, जिसको एक तो जो कथा सम्राट हैं और दूसरे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के तौर पर, इन्हीं को मूल्यांकन के केंद्र में रखा था रामविलास शर्मा ने। लेकिन बाद में वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं और अपने आलोचना के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी लाते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चन सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो कि CUET के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि ये पुस्तकें क्या है, मुख्यतः नव जागरण से संबद्ध है, चाहे वो प्रेमचंद का पढ़ें आप चाहे भारतेंदु का, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये सारी किताबें उस समय की हैं जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, और उसमें नवजागरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। हिंदी नवजागरण और परंपरा को समझने के लिए आज भी उनका महत्व है। यानी जब भी हिंदी नवजागरण और परंपरा की बात आएगी तो रामविलास शर्मा और उनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पर उस समय के शर्मा जी का अतिरेकवादी उत्साह असंयमित और असंतुलित है। तो मान लीजिए उनका एक दूसरा पक्ष यहाँ पर उजागर कर रहे हैं बच्चन सिंह। आगे लिखते हैं कि उनके प्रेमचंद के आगे गोरकी तो गोरकी, टॉलस्टॉय और दोस्तोयेव्स्की तक पानी भरे हैं। यानी कि प्रेमचंद के आगे जो ये रूसी उपन्यासकार हैं उनको भी बहुत ही बौना साबित कर देते हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, तो यही क्या है, असंयमित और असंतुलन की तरफ संकेत कर रहे हैं। बातें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगे शेक्सपियर दो कौड़ी का नाटककार था। यानी भारतेंदु के मूल्यांकन में उन्होंने शेक्सपियर जैसे नाटक, जिसको कि हम कालिदास के बारे में उपमा देते हैं कि शेक्सपियर की तरह थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने शेक्सपियर को भी रामविलास शर्मा ने दो कौड़ी का नाटककार कह दिया था। किंतु उन पुस्तकों के बाद के संस्करणों में इन अंशों को हटाकर उन्होंने अपने को स्वयं संशोधित कर लिया, यानी कि उन्होंने कुछ बदलाव किया। यह उनके विकास का ही सूचक है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्यों में असंयम, असंतुलन रखता है और बाद में जब उसको पता चलता है, वो अपने अंदर सुधार कर लेता है, तो ये मानकर चलिए कि उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यानी मान लीजिए हम ही आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हम जान रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपने में सुधार करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, तो मानकर चलिए कि आपका क्या हो रहा है, विकास हो। अब आगे फिर से रामविलास शर्मा के ऊपर आते हैं। लिखते हैं कि सन 1955 के बाद लिखी गई उनकी मूल्यवान कृतियां हैं आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 खंडों में बटी हुई है। 1969, 1972, 1976 में अलग अलग इनका प्रकाशन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में पुस्तक आई। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, बहुत ही जबरदस्त तरीके की किताब। इसके जवाब में कविता के नए प्रतिमान, मतलब ये दोनों किताबें एक दूसरे के विरोध में लिखी गई। प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979-81 में, और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद 1982 तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1985 इनकी महत्वपूर्ण किताबें रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ हम रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि के बारे में देख रहे हैं, बल्कि उन महत्वपूर्ण आलोचनात्मक किताबों को भी देख रहे हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही। तो आप इनको नोट कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे बात करते हैं कि निराला की साहित्य साधना, शर्मा जी की अपनी साहित्य साधना भी है। ये बच्चन सिंह का कोटेशन है। यानी कि जब वो निराला की साहित्य साधना को लिख रहे थे, तो एक तरफ तो निराला की साहित्य साधना है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें, दूसरे पक्ष से देखें, तो शर्मा जी की भी साधना नजर आती है। अच्छा, रामविलास शर्मा आप देखेंगे कि आलोचक तो हैं, संपादक भी थे और कविताएं भी लिखते थे। ठीक है ना, तो तार सप्तक का मैंने इसीलिए जिक्र किया था। आगे लिखते हैं, बच्चन सिंह की साधना के पहले खंड में इतने व्यापक और अंतर्विरोध पूर्ण परिप्रेक्ष्य में निराला को रखकर कवि की जो जीवनी तैयार की गई है, वह अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और चारुत्व में अद्वितीय है। यह खंड जीवनी साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि है। इससे निराला की काव्य सर्जना, रचना प्रक्रिया, तकनीकी युक्ति के अनेकानेक सूत्र मिल जाते हैं। दूसरे खंड में निराला की प्रगतिशील चेतना के साथ यथावसर उनकी रहस्यवादिता का भी उद्घाटन किया जाता है। तो ये तो रहा निराला की साहित्य साधना के जो भी खंड है कि पहले में क्या बात कही गई है और दूसरे में क्या बात कही गई है। शर्मा जी की पूर्ववर्ती कृतियों में लेखकों की तकनीकी विशेषताओं का उद्घाटन नहीं है, लेकिन बाद की पुस्तकों में साहित्य तकनीकी पर उनकी अचूक पकड़ दिखाई पड़ती है। भाषण कला के माध्यम से निराला की अनेक कविताओं की अर्थवत्ता को बारीकी से देखा गया है। शुक्ल जी की परंपरा के अनुसार वे निराला में अलंकार भी देखते हैं। नई कविता के प्रति उनका रुख कुछ उसी प्रकार का नकारात्मक है जैसे शुक्ल जी का छायावाद के प्रति। ये कोटेशन देखिए आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तुलना की गई बच्चन सिंह द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा के बीच में। लिखते हैं कि जिस तरीके से नई कविता के प्रति नकारात्मक रुख रामविलास शर्मा का है, ठीक वैसे ही जैसे कि शुक्ल जी का छायावाद के प्रति रहा। छायावाद को शुक्ल जी ने नहीं पसंद किया। बाद के जो आलोचक रहे, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी, अगर ये शायद नहीं होते तो छायावाद को हम लोग
अब तक पलायनवादी काव्य और तमाम काव्य कह सकते थे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा का नई कविता के प्रति जो रुख था बहुत पॉजिटिव नहीं था, नकारात्मक था। इसीलिए इनकी पुस्तक है, उनका यही मानना है कि नई कविता में क्या है, अस्तित्ववाद का प्रभाव। और प्रवर्तकों के रूप में आप जानते हैं कि अज्ञेय और मुक्तिबोध केंद्र में रहे हैं। तो आगे हम और बात करेंगे। लिखते हैं कि छायावादी कविताओं को वे भारतीय जनता के संघर्ष का साहित्य कहते हैं, किंतु उसके रहस्य रुझान का विरोध करते हैं, ठीक है। छायावादी कविता को अच्छा पॉजिटिव मानते हैं, बस रहस्य वाला जो पोर्शन है रामविलास शर्मा को भी पसंद नहीं आता है। नई कविता ने छायावाद की कमजोरियों को अपनाया। देखिए ध्यान दीजिए, नई कविता ने छायावाद की कमजोरियों को अपनाया। नई कविता के अंतर्गत वे मुक्तिबोध में जबरदस्ती रहस्यवाद, अस्तित्ववाद ढूंढते हैं और केदारनाथ अग्रवाल की सपट सिद्धांतवादी कविताओं की सराहना करते हैं। यह कमजोरी शुक्ल जी में भी थी, रामविलास शर्मा में भी है। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दूंगा जो कि उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में एक पत्राचार हुआ है, उसका क्या नाम है उस पुस्तक का? आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स कीजिए उन गंभीर विद्यार्थियों के लिए जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में पत्राचार जो हुआ है उस पुस्तक का क्या नाम है? यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रामविलास शर्मा है मुक्तिबोध को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कहते हैं कि रहस्यवादी हैं, इन पर अस्तित्ववाद का प्रभाव है। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल को काफी पसंद करते हैं, भले उनकी जो कविताएं हैं बहुत सीधी हो, सपाट हो, लेकिन उन कविताओं की सराहना करते हैं। और इसको बच्चन सिंह क्या मान रहे हैं? कमजोरी मान रहे हैं। वो लिखते हैं कि यह कमजोरी शुक्ल में भी थी और रामविलास में भी थी। तो इसका मतलब है कि अभी हिंदी आलोचना में जो भी मूल्यांकन हुआ है उसमें कहीं न कहीं तटस्थता की कमी आलोचकों में नजर आ रही है। इस चीज का आभास आप लोग भी कर रहे होंगे। आगे प्रमाण देते हुए बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि इसका एक प्रमाण यह है कि वे नागर को महान उपन्यासकार कहते हुए नहीं थकते। वे अच्छे उपन्यासकार तो हैं किंतु महान नहीं है। बच्चन सिंह भी बीच बीच में अपनी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। लिखते हैं कि डॉक्टर जीवागो पर लिखी गई उनकी समीक्षा आत्यांतिक रूप से एकांगी है। उनकी समीक्षा की मुख्य देन यह है कि उन्होंने प्रगतिशील तथा प्रतिक्रियावादी तथ्यों की पहचान कराने की एक दृष्टि दी। हिंदी साहित्य को नवजागरण तथा हिंदी जाति की अस्मिता से जोड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है रामविलास शर्मा का। हिंदी साहित्य को उन्होंने नवजागरण से जोड़ा, जो 1857 से भी आप देखेंगे तो कई बार उन्होंने उल्लेख किया है। और हिंदी जाति की अस्मिता से भी हिंदी साहित्य को जोड़ा है। हिंदी जाति यहाँ पर जाति नहीं, जाति का प्रयोग उन्होंने नेशन के अर्थ में किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि हिंदी पट्टी, जो हिंदी का क्षेत्र है उससे जोड़कर और उसकी अस्मिता के बारे में रामविलास शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया या फिर हिंदी साहित्य को जोड़कर देखा है। तो ये चीज आप समझ गए। यदि वे समीक्षा के क्षेत्र में वकालत की शैली का प्रयोग न करते, अपने पक्ष के समर्थन में तोड़े मरोड़े उदाहरण न देते, तो उनकी समीक्षा अधिक संतुलित होती। अपनी इन त्रुटियों के बावजूद हिंदी समीक्षा को उनका अवदान हमेशा दिशा निर्देश देता रहेगा। तमाम कमियों के बावजूद बच्चन सिंह रामविलास शर्मा की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। इन वाक्यों से, इन पंक्तियों से आप समझ पा रहे हैं। और अंत में लिखते हैं कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। और ये हो सकता है कभी भी पेपर में आपको दिख जाए कोटेशन कि ये कोटेशन किसका है। बच्चन सिंह ने रामविलास शर्मा के बारे में बात लिखी हुई है। और ये बात तब आप समझ पाएंगे जब ये जो लेक्चर वीडियो का पूरा है, जितने खंडों में आया हुआ है, जब सबको जोड़कर आप देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा कि रामविलास शर्मा ने भाषाई रीतिबद्धता, यानी कि जो शुरुआती दौर से भारतेंदु से लेकर फिर द्विवेदी युग में, फिर छायावाद में, फिर रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद के उनके बाद के जो भी आलोचक आए, वो कुछ न कुछ आलोचना के शब्दों को गढ़ रहे थे। तो रामविलास शर्मा की जैसे भाषा शब्दावली के बारे में मैंने कहा कि बहुत ही सरल है, आसानी से वो लिखते हैं, बहुत समझ में आती है। उनके लिए आपको किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से उन्होंने मुक्त किया है कि भाई सहजता और सरलता से लिखिए। ठीक वैसे ही जैसे निराला ने कहा कि कविता को छंदों से मुक्त होना चाहिए, छंद। तो कुल मिलाकर बच्चन सिंह ने भी एक शब्दावली यहाँ पर विकसित की है।
जब आप अध्ययन करते हैं तो शब्दावली अपने आप विकसित होने लगती है। तो अब हम बात करेंगे आलोचक नामवर सिंह के ऊपर। नामवर सिंह के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या लिखते हैं, उसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बच्चन सिंह लिखते हैं कि रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की परंपरा से प्रभाव ग्रहण करते हैं, तो नामवर सिंह रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा की परंपरा से। तो ये जो कथन आप देख रहे हैं कि नामवर सिंह के बारे में बातचीत करते हुए पहले बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा की जो हिंदी आलोचना विकसित हुई उसमें बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की परंपरा दिखाई पड़ती है। तो वहीं अगर नामवर सिंह के बारे में हम बात करें तो नामवर सिंह में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और खुद रामविलास शर्मा की परछाई दिखाई देती है या फिर उस परंपरा से जुड़े हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर दो मार्क्सवादी आलोचकों की तुलना की गई है। पहले रामविलास शर्मा के ऊपर किनका प्रभाव है उनके बारे में बता दिया गया, फिर नामवर सिंह के ऊपर किनका किनका प्रभाव है उनके बारे में यहाँ पर बच्चन सिंह ने बता दिया है। तो देखिए, जोड़कर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदी आलोचना में हर आलोचक एक दूसरे से प्रभावित रहे हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लिखते हैं बच्चन सिंह कि उनका मानना है कि राजनीतिक व्यक्तित्व के अभाव में सार्थक साहित्य नहीं रचा जा सकता है और इतिहास को मुख्यतः रचना के भीतर से समझना चाहिए। मैं इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि इतिहास और आलोचना नाम से पुस्तक किसने लिखी हुई है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स कर बता दिया कि नामवर सिंह का है। तो यहाँ पर देखिए, नामवर सिंह ने आलोचना में इतिहास को केंद्र में रखा हुआ है। उनका कहना है कि इतिहास को मुख्यतः रचना के भीतर ही समझना चाहिए। वे मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि को लेते हुए भी उसके जार्गन से बचते हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में वागर्थ प्रतिपत्ति या शब्दार्थ मीमांसा पर शायद ही कोई दूसरा इतना बल देता होगा। इससे आलोचना में एक प्रामाणिकता आती है, किंतु इसके अपने खतरे भी हैं। इतिहास का नियंत्रण छूट जाने पर रूपा शक्ति बढ़ जाती है। अक्सर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि पर इनके रूपवादी होने का लांछन लगता है या फिर आरोप लगता है। जैसे इनकी जो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, इस पर कई आलोचकों ने कहा कि ये एक तरीके से रूपवादी आलोचना को पुष्ट करने के लिए लिखी गई है। अब रूपवाद क्या है? जब हम हिंदी आलोचना के विभिन्न वादों पर चर्चा किए थे तो उसमें हमने रूपवाद पर बताया हुआ। रूपवाद जो कि पाश्चात्य काव्य सिद्धांत का एक वाद है या फिर सिद्धांत है, ठीक है ना। इसको अधिक जानने के लिए आप हिंदी की आलोचनात्मक पारिभाषिक शब्दावली प्रोफेसर अमरनाथ की किताब को आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो मोटे मोटे महत्वपूर्ण वाद हैं उनके ऊपर आने वाले दिनों में चर्चा कर लूंगा। तो देखिए, नामवर सिंह को देखा गया है यहाँ पर कि वो किसकी परंपरा को बढ़ा रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा की परंपरा को। जबकि इसमें रामचंद्र शुक्ल का जो आलोचना क्षेत्र है वो अलग ढंग का है, उनकी दृष्टि अलग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी दृष्टि अलग है और रामविलास शर्मा जो कि मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर माने जाते हैं, तो मानकर चलिए कि नामवर सिंह उनके पीढ़ी के अगले मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन कहीं न कहीं हिंदी आलोचना की जो परंपरा है उससे भी थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। आगे बात करें तो निर्मल वर्मा के प्रसंग में नामवर जी के साथ ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। अब निर्मल वर्मा का अचानक इसमें कैसे एंट्री हुई है? जैसा कि आप जानते हैं कि नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की एक कहानी परिंदे का जिक्र करते हुए कहा कि नई कहानी की पहली कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे, ठीक है। हिंदी की पहली नई कहानी के तौर पर निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नामवर सिंह ने माना हुआ, और ये कई बार सवाल पूछा भी गया है परीक्षाओं में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नामवर सिंह का और निर्मल वर्मा का कैसे अच्छा संबंध रहा होगा, जिससे कि इनकी कहानी का मूल्यांकन करते हुए जिस नई कहानी आंदोलन में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, और नामवर सिंह उसकी समीक्षा करते हुए कहानी नई कहानी नाम से एक पुस्तक लिखते हैं
और उसमें निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी घोषित कर देते हैं। आगे लिखते हैं कि यूं कहानी और नई कहानी में कहानी की आलोचना का नया एस्थेटिक खोजा गया है। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र खोजा गया है या फिर प्रतिमान खोजा गया है। तो देखिए, कहानी पर अगर कोई काम करना चाह रहा है विद्यार्थी, तो उसके पास कहानी और नई कहानी नामवर सिंह की पुस्तक होनी चाहिए। साथ में कमलेश्वर की एक पुस्तक है नई कहानी की भूमिका, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी परीक्षाओं के लिए ये सब तथ्य काफी है। छायावाद पुस्तक में उसकी काव्यात्मकता और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को अपृथक निर्वत्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। छायावाद नाम की पुस्तक जो कि नामवर सिंह ने लिखी, और इसमें उन्होंने छायावाद को, जो उनके पूर्ववर्ती आलोचक हैं, उसके विवादों से निकालते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और सांस्कृतिक जागरण से जोड़कर देखने की कोशिश की है। यानी कि छायावाद का एक नए तरीके से मूल्यांकन नामवर सिंह ने किया है। और इस पुस्तक पर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाकर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर छायावाद डॉक्टर रजनीश इस तरीके से लिखेंगे तो भी वो वीडियो आ जाएगी। आप लोगों की कृपा से अब ये चैनल अच्छी गति को पकड़ा हुआ है और जल्दी से सर्च बार में जो भी कुछ आप खोजते हैं वो मिल जाता है। तो छायावाद पुस्तक किसने लिखा? नामवर सिंह ने। रहस्यवाद की प्रगतिशील भूमिका पर नए सिरे से विचार हुआ, किंतु उसकी सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। जब आप नामवर सिंह की एक पुस्तक पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, तो उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, नई कविता, इन सब चीजों पर उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया हुआ है। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड से विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए ये सारी किताबें हैं। बाकी अगर आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो बस इन नामों को ध्यान में रखिए, बाकी आपकी तैयारी पूरी होती रहेगी। आगे बात करते हैं, कविता के नए प्रतिमान से बहुतों की असहमति है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कविता के नए प्रतिमान पर रूपवादी होने का क्या आरोप लगाया जाता है, क्योंकि नामवर सिंह ने रामविलास शर्मा का प्रतिवाद करते हुए या फिर उत्तर देते हुए कविता के नए प्रतिमान पुस्तक को लिखा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने मुक्तिबोध को केंद्र में रखा है। जो रामविलास शर्मा मुक्तिबोध के ऊपर रहस्यवादी, अस्तित्ववादी होने का आरोप लगाते हैं, और यहां तक उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध को एक खास बीमारी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने अंधेरे में लिखा हुआ है। तो मुक्तिबोध को ज्यादा नहीं पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह ने मुक्तिबोध को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कविता के नए प्रतिमान नाम की जो पुस्तक है वो मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई है। और संयोग से मैंने मुक्तिबोध की आलोचना पर रिसर्च किया तो इस किताब को पढ़ने का मौका मिला, और बहुत सारे पॉइंट्स हमने भी अपने रिसर्च में दिखाया हुआ है। और वैसे तो हमने अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों की आलोचना दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो अगर फ्यूचर में मेरी बुक आती है तो और भी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ उसमें देख सकते हैं। खैर, उसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप तब तक याद रखिए कि कविता के नए प्रतिमान में केंद्र में कौन है? मुक्तिबोध है, ठीक है ना। मुक्तिबोध पर इतनी गहराई से पहले पहल इसी पुस्तक में विचार किया गया है। मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध को केंद्र में रखते हुए सबसे पहली बार किस आलोचक ने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का क्या नाम है, तो अब आप तुरंत बता देंगे, कविता के नए प्रतिमान। एक किताब और है, नई कविता के प्रतिमान। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, बताइए कि नई कविता के प्रतिमान नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर तो कविता के नए प्रतिमान है। कई बार मिलान वाला प्रश्न आ जाता है, सुमेलित वाला, तो वहां पर ये जो मैं आपको संकेत दे रहा हूं, क्लू दे रहा हूं, उससे आपको फायदा मिलेगा। कविता के नए प्रतिमान के बाद जो दूसरी पुस्तक आती है जिसका नाम है दूसरी परंपरा की खोज, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यानी कि नामवर सिंह की। किंचित अनपेक्षित के प्रवेश के बावजूद इसमें उनकी विकसित इतिहास दृष्टि, वागर्थ, प्रतिपत्ति और रचना धर्मिता का पूरा संश्लेष दिखाई पड़ता है। वस्तुतः उनकी आलोचना में इन्हीं तीनों सूत्रों की बुनावट है। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में बताया था कि उन्होंने 4 तरीके के तत्वों को या फिर बिंदुओं को अपने रचनाओं कर्म में ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह नामवर सिंह के आलोचना दृष्टि को लेकर कह रहे हैं कि उनमें इतिहास दृष्टि, वागर्थ, प्रतिपत्ति यानी कि
जो भी अर्थ की खोज है उसको लेकर, और रचना धर्मिता क्या होनी चाहिए उसको लेकर, तीन चीजों के आधार पर इन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि को विकसित किया है। तो ये तो हो गए नामवर सिंह। तो उम्मीद है कि नामवर सिंह के बारे में आप मुख्य मुख्य बिंदुओं से परिचित हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, अगले जो आलोचक हैं इंद्रनाथ मदान। कुछ परीक्षाओं में इनसे भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। इंद्रनाथ मदान मुख्यतः आधुनिक साहित्य के आलोचक हैं। वे साहित्य को किसी वाद विशेष के माध्यम से आकलित नहीं करते, अपनी इधर की आलोचनाओं में कृति की राह से गुजरने पर बल देते रहे, यानी टेक्स्ट पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, रचना पर। कुछ उनकी किताबें हैं जो कि कहानी, उपन्यास, आलोचना से संबंधित हैं, जिसमें प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, ये इनकी खास पुस्तकें रही। इनके आगे पर बात करें तो वे कृति की राह से गुजरकर आलोचना करते हैं, यानी कि अपनी आलोचना में रचना को ही मेन मानते हैं, इस चीज को नहीं ध्यान देते हैं कि किसने लिखा है। कई बार हम रचनाओं का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से करते हैं कि इसके लेखक कौन है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी विद्यार्थी का ये मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये कहाँ से पढ़ा है, अगर बीएचयू से पढ़ा है, जेएनयू से पढ़ा है, तो वहां पर कौन पढ़ाने वाले, तो उसके माध्यम से उसकी प्रतिभा का हम अनुमान लगाने लगते हैं। लेकिन अब देखेंगे आप, वर्तमान समय में चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई हैं। अब आप उस विद्यार्थी के जो सृजनात्मक कर्म है या फिर जो मौलिकता है उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि ये इसमें कितनी प्रतिभा है। अब वो जो ब्रांड का फाउंडेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आलोचना में भी इंद्रनाथ मदान जैसे जो भी आलोचक रहे, वो अब कृतियों को यानी कि टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बातें करना शुरू कर दिए थे। इसलिए उनकी दृष्टि में एक तरह की वस्तुनिष्ठता आ गई है। इधर उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक में आधुनिकता के तत्वों को भी अभिनिवेश पूर्वक खोजा है। इससे आधुनिकता बोध के व्यावहारिक पक्ष को उजागर किया जा सका है। इसमें संदेह नहीं कि व्यावहारिक धरातल पर इस बोध को स्पष्ट करने का जितना प्रयास मदान ने किया उतना और किसी ने किया होगा, पर वे बराबर वस्तु को पकड़ते हैं, साहित्य के रूप को नहीं, न उनकी दृष्टि मूल्यों पर जाती है। तो कई बार जब आप एक ही तरीके की चीजों को करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, एक रसता आ जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम भी कभी उपन्यास पर बात करते हैं, कभी आलोचना पर, कभी प्रैक्टिस सेट को लेकर, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में वो एक एक कदम जोड़ने वाले, ऐसा कोई यहाँ पर वीडियो लेक्चर या फिर नोट्स नहीं दिया जाता है जो कि आपको आपके रास्ते से भटकाए। भले उन विद्यार्थियों को लगता होगा कि मैं टू द पॉइंट नहीं चल रहा हूं, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारे प्रश्न हमने कहीं पहले से ही पढ़ रखे हैं या फिर उनसे मिलते जुलते हुए तथ्य हमने कहीं सुना हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं। अंत में हम देखते हैं कि मार्क्सवादी आलोचना के अंतर्गत बहुत सारे आलोचकों के नाम लिए जा सकते हैं, जिसमें कि नलिन बिलोचन शर्मा, देवराज, नेमिचंद्र जैन, चंद्रबली सिंह, विजेंद्र स्नातक, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, ये थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रखिए। छठवां दशक और लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस और जायसी नाम से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। विश्वंभर नाथ उपाध्याय, रामचंद्र तिवारी, जिनकी पुस्तक मैं आप सभी को बताता हूँ, हिंदी का गद्य साहित्य। इसके अलावा इन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि पर लिखा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिनकी इतिहास ग्रंथ को हम कई बार प्रेफर करते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रमेश कुंतल मेघ, देवी शंकर अवस्थी, जो कि कहानी पर काफी काम किया इन्होंने। शिव कुमार मिश्र, भक्तिकाल इत्यादि पर आप देखेंगे इनकी किताबें हैं, ठीक है। परमानंद श्रीवास्तव ने भी अच्छा काम किया। धनंजय वर्मा, गोपाल राय, ठीक, विजय मोहन सिंह, मैनेजर पांडे। अभी तक अगर मैं अपने होश में जिन आलोचकों से ज्यादा प्रभावित रहा तो वो मैनेजर पांडे थे। न सिर्फ इनकी लेखनी बल्कि इनकी जो भाषण शैली थी, और हमारी पीढ़ी के जितने भी विद्यार्थी शोधार्थी रहे होंगे वो काफी इनको मिस कर रहे होंगे। तो मैनेजर पांडे बहुत ही जबरदस्त तरीके का, मैं तो इनको हिंदी आलोचना का वीरेंद्र सहवाग कई बार मानता था, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये भाषण देते थे और श्रोताओं को बांध कर रखते थे। और आलोचना में भी मैंने पहली बार देखा कि हास्य व्यंग का पुट ये जोड़कर प्रस्तुत करते थे।
नंद किशोर नवल की कई आपने आलोचनाएं देखी होंगी, जैसे कि इन्होंने हिंदी की 4 लंबी कविताओं पर लिखा हुआ है, काफी अच्छी इनकी आलोचना दृष्टि है, ये भी सरल लिखते हैं। चंद्रकांत वांदिवेडेकर, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये वही विश्वनाथ त्रिपाठी हैं जिनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के बारे में हम बताते रहते हैं आपको। निर्मला जैन, जो कि नगेंद्र के बारे में मैं जब चर्चा कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने पुरुष आलोचकों के बीच में एक महिला आलोचिका निर्मला जैन, जो कि कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थी। ठीक, नित्यानंद तिवारी, और नित्यानंद तिवारी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी। विश्वनाथ तिवारी का भी नाम ये मार्क्सवादी आलोचकों में लिया जाता रहा है। तो इस तरीके से हमने डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के आधार पर जो प्रमुख आलोचक थे और उनकी जो आलोचना दृष्टि थी, उन पर विस्तार से चर्चा की। साथ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने उन आलोचकों की आलोचना कैसे की है उसको भी समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले सभी जो भी एग्जाम्स हैं या फिर परीक्षाएं हैं, उसमें ये वीडियो लेक्चर आपके लिए संजीवनी साबित होंगे, और न सिर्फ आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, बल्कि जब आप कहीं नई जगह पर नियुक्ति आपको मिलेगी, आप पढ़ाने जाएंगे, तो आपसे विद्यार्थी भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी चीज पाई हुई थी जिसको कि अब लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं या फिर फैला रहे हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और हर बार की तरह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।